चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल आपका जो एसक्यूएल वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। आज हम पाइथन के साथ डेटाबेस का इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपका डेटाबेस है, हम माई एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए पाइथन की लाइब्रेरी आती है, वो हमें पहले इंस्टॉल करनी होगी। और कल इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज सीधा हमें कोड बनाना है, पिप इंस्टॉल और वो लाइब्रेरी का नाम। तो जो डेटाबेस की लाइब्रेरी आती है कनेक्टिविटी कराने की, उसको ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं या कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल पी वाई माई एस क्यू एल। तो पाई माई एस क्यू एल ये पाइथन के ड्राइवर का नाम है माई एस क्यू एल डेटाबेस के लिए। और अगर हम एज ए पाइथन प्रोग्रामर समझें तो पाई माई एस क्यू एल जस्ट एक मॉड्यूल का नाम है जिसको मैं इंपोर्ट करना है, लाइक योर अर्थमेटिक मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल या जितने और मॉड्यूल आपने रैंडम मॉड्यूल वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल पाई माई एस क्यू एल। लिखकर आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाई माई एस क्यू एल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाई माई एसक्यूएल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पाई माई एसक्यूएल, अलाइसिंग कर दो इसकी एज एसक्यूएल, कोई भी नाम दे दो अलाइसिंग करने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये जो पाई माई एसक्यूएल नाम का मॉड्यूल है, ये हमें एक फंक्शन अवेलेबल कराता है जिसका नाम है कनेक्ट। तो इस मॉड्यूल का कनेक्ट फंक्शन हम कॉल करेंगे। ये लिखेंगे एसक्यूएल डॉट कनेक्ट। और ये जो कनेक्ट नाम का फंक्शन है, इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो पहला होगा हमारा कि आपका जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है वो आपका कहाँ रखा हुआ है, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। तो अगर आप सेम कंप्यूटर पर ही प्रोग्राम बना रहे हैं कनेक्टिविटी का और सेम कंप्यूटर पे ही आपका डेटाबेस रखा हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, एक सिंगल स्ट्रिंग है ये लोकल होस्ट। और अगर आपका डेटाबेस किसी और मशीन पर इंस्टॉल होता तो यहाँ पर उस मशीन का आईपी एड्रेस लिखा जाता, लाइक 192.168.1.2 ऐसे करके जो भी था वो लिखा जाता। ठीक है, तो सेम कंप्यूटर पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ बताएंगे कॉमा लगाकर दूसरा आर्गुमेंट पास करेंगे कि जो आपका डेटाबेस है उसका यूज़र अकाउंट है रूट, उसका पासवर्ड आपने दिया था कुछ ना कुछ। तो जिस अकाउंट के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं माई एसक्यूएल के, उस अकाउंट का यूज़र नेम और उस अकाउंट का पासवर्ड बताइए। ये लिखेंगे यूज़र इक्वल टू यूज़र नेम, हम रूट यूज़र से कनेक्ट होना चाहते हैं, और उसके बाद पासवर्ड रूट यूज़र का पासवर्ड। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें ये बताना होगा कि हमारा जो माई एसक्यूएल है, ये माई एसक्यूएल जब इंस्टॉल हुआ था तो इसका पोर्ट नंबर क्या था। तो जब मैंने आपको इंस्टॉल कराया था तो बताया था 3306 पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल का होता है। तो अगर आप वो नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको कंसीडर कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब आपने चेंज किया है डेटाबेस को इंस्टॉल करते समय, तो फिर आपको क्या करना है, उस केस में ये हमारा मेंशन करना होगा। कैसे करेंगे, इस तरह से पोर्ट नंबर इक्वल टू 3306। ठीक, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अब आप बताएंगे कि आप रूट यूज़र में जा रहे हैं और रूट यूज़र के अंदर आपने कई सारे डेटाबेस बनाए होंगे। तो आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं।
जैसे मैंने आपके बैच के लिए 10 to 11:30 नाम का डेटाबेस बनाया था, तो यहाँ पर लिखेंगे डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस का नाम 10 to 11:30, जो भी आपने दिया था वो आप देते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें आप बता देते हैं। इनमें से ये वाला पैरामीटर ऑप्शनल है, ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर ये दोनों आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो लोकल मशीन पर ही माई एसक्यूएल को सर्च करेगा और इस पोर्ट पर ही माई एसक्यूएल इंस्टॉल अगर हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेगा। तो प्रॉपर आप इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं कनेक्ट फंक्शन में। इससे क्या होता है, इससे आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस का इस वाले यूजर के साथ इस वाले डेटाबेस का कनेक्शन आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपने उसे कौन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब चेक करने के लिए कि आपका कनेक्शन सही बना है नहीं बना है, आप एक काम करिए, इस कनेक्शन को प्रिंट करा के देख लीजिए। तो कनेक्शन प्रोग्रामेटिकली अगर हम देखें तो एक मेमोरी बफर है ना, तो वो कनेक्शन बफर बन गया है नहीं बन गया, तो ये प्रिंट हो रहा है कनेक्शन बन गया और इस एड्रेस पर कनेक्शन हमारा मेमोरी हमारा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है प्रिंट कराने की, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि हमें ऐसा करेंगे। गलतियां आपसे क्या होंगी, मान लीजिए आपने लोकल होस्ट के बीच में स्पेस दे दिया तो ऐसे एरर आ जाएगी। ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट टू माई सर्वर लोकल होस्ट लाइक दिस, या आपने ये सही दिया लेकिन आपने पासवर्ड गलत दे दिया तो फिर ये एरर आ जाएगी, ऑपरेशनल एरर, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस एंड दिस। इसका मतलब आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो ये कुछ एरर मैसेज हैं जो आपको दिखाई देंगे जब आप सही यूजर नेम पासवर्ड नहीं देंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। अभी कनेक्शन बनकर मेरा हो गया तैयार। अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए मुझे अपने प्रोग्राम से जो कल मैंने टेबल बना रखी है, स्टूडेंट्स टेबल है, हॉस्टल टेबल है, कॉलेज टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, किसी भी टेबल में मान लीजिए मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करना या फैच करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। तो एक बार माई एसक्यूएल को ओपन करके देख लेते हैं। डेटाबेस चेंज, तो मान लीजिए लिखा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रे फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस टेबल की चलो हम बात करते हैं। अब इसमें ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 7 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं पाइथन के प्रोग्राम से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, या ये सारे रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ, या किसी को अपडेट करना है, डिलीट करना है, कैसे करेंगे वो देखें। तो जब आप कनेक्शन बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जब क्वेरी चलाएंगे पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस में, तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई आपको पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा या वेरिएबल चाहिए होगा, और उसको बोलते हैं कर्सर। तो कनेक्शन का यूज करके आप पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस में क्वेरी नहीं चला सकते। तो आपको क्वेरी चलाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसका नाम है कर्सर। तो कर्सर को आप गेट करेंगे, लेकिन कर्सर बनाने के लिए कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी मैंने कनेक्शन ये बना लिया, तो यहाँ लिखेंगे कनेक्शन डॉट कर्सर। तो कर्सर क्या करेगा, कर्सर नाम का फंक्शन कनेक्शन से एक कर्सर टाइप का ऑब्जेक्ट लाकर आपको दे देगा, या कर्सर टाइप का एक वेरिएबल लाकर आपको दे देगा। आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने उसे कर्सर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो ये फंक्शन का नाम है जो कि यही रहेगा, लेकिन ये आपके वेरिएबल का नाम, आप इसका नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। चाहे कर्सर रखो, चाहे सी रखो, चाहे कुछ भी रखो, जो आपका मन करता है वो आप रख सकते हैं। तो रीडेबिलिटी के लिए ज्यादातर आप इसको कर्सर नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो कर्सर है इसके थ्रू आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपका जावा जैसी लैंग्वेज पर एक्सपीरियंस है तो इट इज सेम एज योर स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, है ना। जैसे जावा में कनेक्शन के बाद स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं क्वेरी चलाने के लिए, सेम यहाँ पर कनेक्शन के बाद कर्सर का यूज करते हैं क्वेरी चलाने के लिए। ठीक है, तो अब इस कर्सर पे क्वेरी का एग्जीक्यूशन करना है, कैसे करेंगे।
यहाँ लिखेंगे कर्सर। कर्सर के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है एग्जीक्यूट। अब इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आपको अपनी क्वेरी लिखनी है। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, जो भी लिखना है आपको यहाँ लिखना है। तो ये आपका एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया कि कैसे आप पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है डेटाबेस का वो इंपोर्ट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, कर्सर बनाएंगे, फिर कर्सर पे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे। लाइक मैंने लिख दिया इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है स्टूडेंट्स वैल्यूज, और यहाँ पर पहले रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। तो रोल नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया 601, नेम, नेम। अब देखो ऑलरेडी मैं डबल कोट्स की स्ट्रिंग में चल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर अब नेम को रिप्रेजेंट करना है जो कि वेर कैर है, वेर कैर स्ट्रिंग होता है। तो अब मैं डबल कोट से तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन सिंगल कोट से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए नेम रवि दे दिया, कुछ भी दे दो, ठीक है। उसके बाद मार्क्स मान लीजिए मैंने दे दिया 789। तो अब ये जो कर्सर है, ये कर्सर इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट कराएगा। बट इंटरनली होता क्या है, ये आपका डेटाबेस, ये आपका पाइथन का प्रोग्राम, और ये बीच में आपका है कर्सर। तो जब आप अपने प्रोग्राम से कोई भी क्वेरी चलाते हैं, स्पेसिफिकली इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या जितनी भी डीएमएल क्वेरीज हैं, जब वो चलती हैं तो प्रोग्राम से कर्सर के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन कर्सर उसको आगे अभी डेटाबेस में लेकर नहीं जाता। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखकर छोड़ दूं और आगे इसको रन यहाँ पर करा दूं, तो आप देखेंगे कि डेटाबेस में कोई भी ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं हुआ है। देखते हैं क्या डेटाबेस में ये वाला रिकॉर्ड आ गया। नहीं आया, 7 के 7 ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्सर पर जब भी कोई इंसर्ट क्वेरी चलाई जाती है या डिलीट क्वेरी चलाई जाती है या अपडेट क्वेरी चलाई जाती है, तो वो क्वेरी कर्सर के अंदर जाके सेव हो जाती है। अब वो डेटाबेस में नहीं जाती। डेटाबेस में जाने के लिए फिर आप क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कनेक्शन डॉट कमिट। जब आप कनेक्शन को कमिट करते हैं, जब आप कनेक्शन को कमिट करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, ये हमारी क्वेरी कर्सर से कहाँ जाती है, डेटाबेस में जाती है। तो ये जो कमिट वाला स्टेप है इसको हमें ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक हम कमिट नहीं करेंगे तब तक हमारी क्वेरी प्रोग्राम से चली गई लेकिन वो डेटाबेस में नहीं पहुंची, वो कहाँ रुक गई, बीच में जाके कर्सर के अंदर जाके सेव हो गई। और कर्सर से डेटाबेस में वो कब जाएगी, जब आप क्या करेंगे, कमिट फंक्शन कॉल करेंगे। और कमिट किस पे कॉल करना है, कनेक्शन पे कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर इस कोड को मैं रन करा दूं तो शायद आपको डेटाबेस में ये रिकॉर्ड दिखाई देगा। अब चलाकर देखते हैं। अब आप अगर आगे और भी क्वेरी चलाना चाहते हैं तो फिर से वही कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे डेटाबेस के साथ कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं करना है, डेटाबेस के साथ कोई फर्दर कम्युनिकेशन मुझे नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। उसके बाद आपका डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब जब मैंने इस कोड को दोबारा रन कराया तो एरर इसलिए आ गई क्योंकि आपके टेबल में जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की बना हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी आपका 601 रोल नंबर पर जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, जब दोबारा आपने इस कोड को रन कराया तो फिर से 601 पर रिकॉर्ड इंसर्ट होने की कोशिश हुई और क्या आ गई, हमारी एरर आ गई।
डुप्लीकेट एंट्री 601। तो आप इसको दोबारा जब रन कराएंगे तो ध्यान रखेंगे कि सेम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर पक्का प्राइमरी की है। मान लो मैं इसको 602 कर दूंगा। तो ये 5 लाइन का डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप पहला स्टेप हो गया, मॉड्यूल इंपोर्ट करिए, कनेक्शन बनाइए, कर्सर गेट करिए, एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करके क्वेरी एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर क्वेरी आपकी इंसर्ट डिलीट अपडेट है, अगर क्वेरी आपकी डीएमएल क्वेरी है और डीएमएल क्वेरीज, तो आपको कमिट करना जरूरी है, इंसर्ट डिलीट अपडेट इस तरह की। अगर आपकी सेलेक्ट क्वेरी है तो कमिट करना ऑप्शनल है, आप कमिट करें करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेलेक्ट से आप डेटाबेस को कुछ दे नहीं रहे हैं, डेटाबेस से आप ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कमिट को डीएमएल के साथ यूज जरूर करेंगे। अब इस कोड को अगर मैं चाहता हूं कि सर जितनी बार इस कोड को रन किया जाएगा हर बार सेम रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर डायनेमिक वैल्यूज नहीं आ सकती। मैं पाइथन में यूजर से इनपुट लेना जानता हूँ, तो मैं पाइथन में पहले यूजर से इनपुट लेता हूँ और इनपुट लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ पर मैं सेव करूँगा। तो क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं? आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। कैसे करेंगे उसकी बात। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप यूजर से रोल नंबर, नेम और मार्क्स को गेट करके वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। मान लीजिए आर वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैंने रोल नंबर के लिए, इंटीजर टाइप का यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर रोल नंबर, फिर नेम ले लिया मान लीजिए एन वेरिएबल के अंदर, और यहाँ लिख दिया एंटर नेम, और फिर मार्क्स ले लिया एम इक्वल टू इंटीजर टाइप के एंटर। तो 3 वेरिएबल हो गए हमारे, आर, एन और एम। रोल नंबर जो यूजर देगा वो आर वेरिएबल में स्टोर हो गया, नेम जो भी आएगा वो एन वेरिएबल में आ गया, और मार्क्स जो भी आएंगे वो एम नाम के वेरिएबल में आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप इन तीनों वेरिएबल को यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्वेरी कैसे इंप्लीमेंट करी जाएगी यहाँ पर, तो उसके लिए क्या बताया गया कि इस क्वेरी में जहां जहां पर भी, इस क्वेरी में जहां जहां पर भी आपको डायनेमिक वैल्यूज रखनी है वहां पर आप यूज करेंगे एक पैरामीटर, डेटाबेस पैरामीटर। और डेटाबेस पैरामीटर माई एसक्यूएल में यूज होता है परसेंटेज एस का यूज करके। परसेंटेज एस क्या करता है, एक डेटाबेस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जगह पर रन टाइम वैल्यू आ जाएगी। कुछ डेटाबेस में क्वेश्चन मार्क यूज होता है ना, तो माई एसक्यूएल में परसेंटेज एस, कॉमा, नेम की वैल्यू परसेंटेज एस, रोल नंबर की वैल्यू परसेंटेज एस। तो ये क्या कहलाते हैं, डेटाबेस पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ये डेटाबेस पैरामीटर्स स्टैंडर्ड नहीं होते, हर डेटाबेस के अलग अलग होते हैं। तो कुछ डेटाबेस इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ डेटाबेस क्वेश्चन मार्क को सपोर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और 3 डायनेमिक वैल्यूज के 3 पैरामीटर्स लगाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, कैसे पता चलेगा कि पहले वाले के लिए क्या वैल्यू पास करनी है। तो पहला वाला जिस पोजीशन पर यूज हुआ है वो डेटाबेस की टेबल में हमारा रोल नंबर कॉलम है, ये नेम कॉलम है, और ये हमारा मार्क्स कॉलम। अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन में जो आपने अपनी क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी के बाद कॉमा लगाकर टपल की फॉर्म में आप इन पैरामीटर्स के लिए वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। तो पहले पैरामीटर की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप डिसाइड करिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल में। हमने कहा ये रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास रोल नंबर किस वेरिएबल में, आर नाम के वेरिएबल में, यहाँ लिख दिया मैंने कॉमा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा डेटाबेस में नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेम किस वेरिएबल में, एन वेरिएबल में, तो ये आ गया एन।
और फिर यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रन टाइम वैल्यूज को रीड करके आप अपनी क्वेरी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसको रन करा कर देखते हैं। एंटर रोल नंबर मान लीजिए 605, एंटर नेम मान लीजिए पिंटू, एंटर मार्क्स मान लीजिए 686, ठीक है। और ये डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। अगर हम देखें जाके तो 9 रिकॉर्ड्स 10 आ गए, 2 और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए होंगे, कोई बीच में रन कराया होगा। तो ये आ गया 601, 602 और ये आ गया अभी वाला 605, ठीक है। अब इस कोड को एक काम करते हैं, यहाँ पर एक प्रिंट मैसेज लगा देते हैं जिससे कि पता रहेगा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। एंटर रोल नंबर मान लो 606, एंटर नेम ABC, एंटर मार्क्स 666, रिकॉर्ड इंसर्टेड, ये 11th रिकॉर्ड है। तो ऐसी क्वेरी जो हम पाइथन के प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें हम डेटाबेस पैरामीटर्स यूज करते हैं, ऐसी क्वेरी को पैरामीटराइज्ड क्वेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो तरह की क्वेरी हैं जो हम पाइथन के प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करते हैं। पहला हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी। नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी का मतलब है कि जो भी क्वेरी में आपने मेंशन करना है वो पहले से आपको पता है, रन टाइम पर उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही है। दूसरी होती है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड क्वेरी का मतलब होता है वो क्वेरी जिसमें रन टाइम पर आप कुछ वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो ऐसी वैल्यूज जो रन टाइम पर इंसर्ट होंगी उनके लिए डेटाबेस पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। तो ये डेटाबेस पैरामीटर्स स्टैंडर्ड नहीं होते। कल को आप ऑरेकल पढ़ते हैं तो ऑरेकल में नहीं पता ये क्या होता है, परसों आप IBM का DB2 पढ़ते हैं तो ये कुछ और हो सकता है। तो हर डेटाबेस में ये अलग अलग होता है। इवन डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि माई एसक्यूएल जावा के साथ जब चलेगी तो उसमें क्वेश्चन मार्क ही यूज होगा, लेकिन जब माई एसक्यूएल पाइथन के साथ चल रही है तो इसमें परसेंटेज एस का यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे डेटाबेस पैरामीटर्स होते हैं, ठीक। तो ऐसी क्वेरी जिनमें डेटाबेस पैरामीटर्स का यूज किया जाता है उनकी वैल्यूज फिर सेकंड आर्गुमेंट में टपल के थ्रू पास करी जाती है और फिर ऐसी क्वेरी को पैरामीटराइज्ड क्वेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब क्या एक ही बार में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट हम तीनों कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप एक ही बार में तीनों काम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कनेक्शन बन गया, कर्सर आ गया और मान लीजिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट टेबल में और पहले से ही मान लीजिए मुझे पता है कि क्या इंसर्ट हो रहा है। रोल नंबर की वैल्यू मान लो मैंने 701 कर दी, नेम की वैल्यू मान लीजिए मैंने XYZ कर दी और मार्क्स की वैल्यू मैंने मान लो 700 कर दी। अब मैं चाहता हूँ एक क्वेरी और चले, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर अब मैंने लिख दिया मान लीजिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। तो जिसका रोल नंबर 101 है वो डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और क्वेरी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मान लीजिए अपडेट लिखते हैं, अपडेट स्टूडेंट्स सेट, मान लीजिए मार्क्स कॉलम की वैल्यू में अपडेट करना चाहते हैं, सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, जिसके जितने मार्क्स हैं उसके प्लस 10 हो जाएंगे। वेयर नहीं लगाया तो जितने रिकॉर्ड्स हैं हर रिकॉर्ड्स में मार्क्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये कोड चलेगा, कनेक्शन बनाया, कर्सर बनाया और उसी कर्सर पे 3 क्वेरी चला दी, इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी। अब शायद आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि सर ये कमिट की जरूरत क्या थी? ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब हम प्रोग्राम से अपनी क्वेरी लिखते हैं और ये बीच में कर्सर है और ये आपका डेटाबेस है, तो जब हम अपने प्रोग्राम से क्वेरी कर्सर को देते हैं तो ये इंतजार करता है कमिट होने का।
अगर मैंने कमिट नहीं करा कनेक्शन को तो ये आगे क्वेरी लेके नहीं जाता। ऐसा क्यों करता है ये? अगर ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्वेरी को डेटाबेस में ले जाए तो मेरा एक लाइन का कोड बच जाएगा। तो लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले प्रोग्राम को अगर हम फोकस करें तो इस वाले प्रोग्राम में 3 क्वेरी चल रही हैं। मान लीजिए इंसर्ट क्वेरी प्रोग्राम से पहुंची कर्सर के पास और कर्सर उसे इमीडिएटली ले गया डेटाबेस में। ठीक है, अब सोचो यहां से यहां तक जाने में हो सकता है ये डेटाबेस दूसरे कंप्यूटर पर रखा हुआ है। एक नेटवर्क का यूज करके हमारी क्वेरी नेटवर्क पर ट्रैवल करती हुई हमारे डेटाबेस तक पहुंचेगी। उसके बाद रिजल्ट आएगा यहाँ पर, फिर ये वाली क्वेरी चलेगी। जैसे ही दूसरी क्वेरी चलेगी कर्सर फिर से उसको लेके जाएगा। ठीक है, फिर रिजल्ट लेकर आएगा। फिर तीसरी क्वेरी चलेगी, कर्सर फिर उसको लेके जाएगा डेटाबेस तक। तो सोचो नेटवर्क यूसेज काफी ज्यादा हो रहा है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो होगा। लेकिन अगर कर्सर इन सारी क्वेरी को अपने अंदर सेव कर ले, इंसर्ट क्वेरी कर्सर में रह गई, डेटाबेस में गई नहीं। अब डिलीट क्वेरी भी डेट कर्सर के अंदर सेव हो गई है, डेटाबेस में गई नहीं है अभी। अपडेट क्वेरी भी कर्सर के अंदर जाके सेव हो गई है, डेटाबेस में गई नहीं है हमारी। अब जब आप यहां पर कमिट करते हैं तो कर्सर क्या करता है, बैच बना लेता है। बैच का मतलब है जैसे ये बैच चल रहा है जिसमें सारे बच्चों को यही टॉपिक पढ़ना है। तो जब सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट को मुझे पढ़ाना होता है तो मैं हर बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ाता, मैं एक बैच बना लेता हूँ, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वरना पूरे दिन पढ़ाते रहूंगा मैं ऐसे, है ना। सेम कर्सर सोचता है कि ये सारी के सारी डीएमएल क्वेरीज हैं, इनको अलग अलग लेकर जाना सही नहीं है डेटाबेस तक नेटवर्क का यूज करके, इनका एक बैच बना लेते हैं। और जब कमिट किया जाएगा तो ये पूरा का पूरा बैच एक बार में नेटवर्क कनेक्शन यूज करके डेटाबेस में सबमिट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर अगर हम समझते हैं तो ये जल्दी समझ में आ गया। बट ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया कि कर्सर जब भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा अपने आप नहीं करेगा, इससे कहा जाएगा तब करेगा। और कहने का मतलब है कनेक्शन को कमिट करना। ठीक है, चलिए एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे रखे गए। अब जब आप क्लोज का यूज करते हैं तो ये क्लोज क्या कह रहा है कि मैं कनेक्शन क्लोज कर दूंगा, यानी कि अब डेटाबेस का प्रोग्राम के बीच में जो लिंक बना था वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब मान लो उस दौरान कर्सर में कोई क्वेरी पड़ी हुई है जो अभी कमिट नहीं हुई थी, तो क्या होगा उसका, क्या वो वापस आ जाएगी हमारी, क्या प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्या वो डेटाबेस में इफेक्ट डालेगी क्वेरी को? कर्सर में रह गई है बट कमिट नहीं हुई है, कनेक्शन क्लोज हो रहा है, अब आगे का प्रोग्राम बात कर नहीं पाएगा डेटाबेस से। तो क्लोज फंक्शन अपने अंदर से क्या करता है, कर्सर को कमिट करके कनेक्शन ब्रेक करता है। तो अगर आप कमिट करना भूल गए हैं और आपने कनेक्शन क्लोज किया हुआ है तो आप देखेंगे कि आपका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि क्लोज जानता है कि अब अगर डेटाबेस और प्रोग्राम के बीच में लिंक ब्रेक हो गया तो अभी जितनी क्वेरी कर्सर में पड़ी हुई थी वो सब बेकार हो जाएंगी, किसी काम की नहीं है। तो क्लोज क्या करता है, अपने अंदर से कमिट को कॉल कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं पर आप ऐसा कोड देखते हैं कि सर क्वेरी चल रही है लेकिन कमिट नहीं हो रही है लेकिन डेटाबेस में पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि क्लोज की वजह से ऐसा हो गया है। तो आप मुझसे पूछेंगे सर कमिट के बनाने की जरूरत ही क्या थी फिर, जब क्लोज से काम हो ही रहा है तो कमिट की जरूरत क्या है? तो नुकसान क्या है कि जब आपका क्लोज हो गया तो अब आप आगे डेटाबेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, दोबारा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया है इसका मतलब आपकी क्वेरी डेटाबेस तक पहुंच गई और कनेक्शन भी बना हुआ है, अभी उसी कनेक्शन पर ही आप और क्वेरी भी चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस कमिट और क्लोज के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अब इस कोड को अगर मैं रन कराऊंगा तो ये तीनों क्वेरी हमारे यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए लिख दिया डीएमएल एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। देखते हैं डेटाबेस में क्या फर्क पड़ रहा है। 101 का रिकॉर्ड डिलीट अभी हुआ नहीं है, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूशन चल रहा है।
कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा शायद। ऑपरेशनल एरर आई, देखते हैं क्या वजह रही। लॉक वेट टाइम आउट, फाइन। तो जब आपका डेटाबेस कनेक्शन काफ़ी देर तक ओपन रह जाता है, क्लोज नहीं होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन है, कर्नल को आप क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जब कर्नल रीस्टार्ट करते हैं तो जितने भी स्टेटमेंट्स अभी एग्जीक्यूट हुए थे वो सब क्लियर हो जाते हैं, उनका इफेक्ट क्लियर हो जाता है। तो जितने इंपोर्ट स्टेटमेंट थे वो भी चले गए, ठीक है। लेकिन ये रहेगा, ये तो आपका रिपोजिटरी में जाके पिप इंस्टॉल हुआ है, यहाँ से आपको दोबारा रन करना है। तो इंपोर्ट कर दिया और पर्टिकुलर इस कोड को रन करा दीजिए बस, डीएमएल एग्जीक्यूट। तो ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा और ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा और सबके मार्क्स हमारे +10 हो गए होंगे। तो जिस ऑर्डर में जो क्वेरी चली है उसी ऑर्डर में डेटाबेस में इफेक्ट आएगा। तो पहले जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा इसके मार्क्स 700 होंगे, उसके बाद ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा। अब जब इसने सबके मार्क्स +10 करे होंगे तो इसके भी +10 हो गए होंगे, क्योंकि ये तो हो चुका है ना ऑपरेशन डेटाबेस में। तो 101 वाला रिकॉर्ड जो पहले था अब वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। और 701 वाला रिकॉर्ड 78 की जगह 710 हमारा इंसर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये कर सकते हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कितनी क्वेरी एक साथ चलाना चाहेंगे, एक चलाना चाहेंगे, दो चलाना चाहेंगे। अब बात आती है सेलेक्ट क्वेरी की। अगर मैं पाइथन के प्रोग्राम में डेटाबेस का डेटा लाना चाहता हूँ, डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उन रिकॉर्ड्स को पाइथन के प्रोग्राम में लाना चाहता हूँ, तो कैसे लाएंगे। तो भाई कनेक्शन तो बनेगा पहले, ये दो काम तो करने ही हैं। और तीसरा काम कनेक्शन को क्लोज करना। ये 3 स्टेटमेंट तो कॉमन है, कोई सा भी डेटाबेस का कोड आप एग्जीक्यूट करिए, इतना तो आपको करना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर अब यहाँ पर अपनी कर्सर पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे और सेलेक्ट क्वेरी यहाँ लिखेंगे। अब आप कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ लिख दिया आपने सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद फिर आप जो क्वेरी लिखना चाहते हैं वो क्वेरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया सेलेक्ट। अब कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सब जानते हैं, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने बस ये लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जो हमारी रिकॉर्ड्स आपने सेलेक्ट करे, जो कॉलम्स आपने सेलेक्ट करे, वो सारे कॉलम, सारा डेटा सेलेक्ट होकर आ गया। कहाँ आ गया, किसके पास आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आ गया और किसके पास आ गया। तो ये आपका प्रोग्राम होता है और ये आपका डेटाबेस होता है, ठीक है। और बीच में जो क्वेरी चलाने वाला है उसको कर्सर कहते हैं। तो प्रोग्राम से क्वेरी सीधा डेटाबेस में नहीं जाती, प्रोग्राम के पास से क्वेरी जाती है कर्सर में। कर्सर चेक करता है कि क्वेरी कौन सी थी, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, तो इंतजार करेगा कमिट होने का या क्लोज होने का। और अगर ये सेलेक्ट कमांड है तो इंतजार नहीं करता, सेलेक्ट कमांड जैसी आएगी वैसे ही डेटाबेस में एग्जीक्यूट करा दी जाएगी। तो कर्सर सेलेक्ट कमांड को इंतजार नहीं कराता, इमीडिएटली सेलेक्ट कमांड कर्सर से डेटाबेस में चली जाएगी, ठीक है। अब जो भी सेलेक्ट कमांड ने मांगा था, जितने कॉलम्स मांगे थे, जितने रिकॉर्ड्स मांगे थे, वो सब हमारा डेटाबेस से कहाँ आ जाएंगे, वो सब डेटाबेस से हमारे कर्सर के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डेटाबेस से कर्सर के पास ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम को कर्सर से रिकॉर्ड फैच करना है, यानी प्रोग्राम को जब रिकॉर्ड फैच करना होगा तो कर्सर से फैच करना होगा, ठीक है। कैसे फैच करेंगे अब ये हमें सीखना होगा कि कर्सर से कैसे रिकॉर्ड को फैच किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए कर्सर के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फैच 1। अब कर्सर का जो फैच 1 फंक्शन है ये क्या करेगा, ये हमारे कर्सर के अंदर जो रिकॉर्ड्स आए हुए हैं उनमें से
पहला रिकॉर्ड फैच करेगा, पहला रिकॉर्ड फैच करेगा। तो अब आपने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखा है, इसका मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आए होंगे और कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाई है आपने, तो सारे रोज भी सेलेक्ट होकर आए होंगे। तो ऐसे मान लो जो डेटाबेस में स्टूडेंट्स टेबल में डेटा रखा है वो सारा डेटा ही कॉपी हो गया होगा कर्सर के अंदर एज इट इज। तो जब आप कर्सर से फैच वन करेंगे तो पहली रो ये वाली आएगी और आपको लाकर दे दी जाएगी, लेकिन कैसे दी जाएगी? टप्पल बनाकर। तो कर्सर से जब आप फैच वन कर रहे हैं तो कर्सर के अंदर जो रिकॉर्ड्स आए हुए हैं उनमें पहला रिकॉर्ड क्या है वो लाकर आपको एज ए टप्पल दे दिया जाएगा। तो ये आपका पहली रो आ जाएगी एज ए टप्पल। तो आप इसका नाम रो करो, टप्पल करो, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक, और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट ये आ गया पहला रिकॉर्ड। ठीक, अब बड़ा ध्यान से हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेरी ये ना चलाकर लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600। मेरी कमांड इस समय ये है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 600। तो जब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 600 करेंगे तो कौन कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट होकर आएंगे? ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा 1 2 3, ये सारे रिकॉर्ड हमारे आ जाएंगे। तो जब ये सारे रिकॉर्ड आएंगे तो ये कहाँ पहुंचेंगे? सारे रिकॉर्ड हमारे कर्सर में। अब आप फैच वन कहाँ करते हैं? कर्सर पे करते हैं, ना कि डेटाबेस पे करते हैं। डेटाबेस तो सारा सेलेक्ट होकर जो आपने मांगा था, जिस तरह से मांगा था वो दे दिया गया। किसको दे दिया गया? कर्सर को दे दिया गया। अब कर्सर से आप फैच वन करेंगे तो कर्सर में जो सबसे पहला रिकॉर्ड है वो आपको दिखाई देगा। और कर्सर में सबसे पहला रिकॉर्ड क्या है होगा? हमारा ये वाला है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका फैच वन वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए यही सिचुएशन है और अब आपने फिर से क्या करा? फैच वन फंक्शन कॉल कर। तो इस बार क्या आएगा? फिर से कर्सर का पहला रिकॉर्ड आएगा? नहीं। तो जब मैंने आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाई थी तो याद अगर आपको आए कि फाइल हैंडलिंग के अंदर एक पॉइंटर होता था। जब भी हम रीड फंक्शन कॉल करते थे तो उस पॉइंटर के नेक्स्ट कैरेक्टर से रीड करना शुरू करता था। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ही मान सकते हैं कि इंटरनली मान लीजिए मैं सिर्फ कर्सर को दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका कर्सर, ये आपका सिर्फ कर्सर है मान लीजिए। ठीक है, और इस कर्सर में आपके रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। ये आपका पहला रिकॉर्ड आया हुआ है, ये दूसरा रिकॉर्ड आया हुआ है, ये तीसरा रिकॉर्ड आया हुआ है, डॉट 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 डॉट। जब आप यहाँ पर कर्सर को इनिशियल पोजीशन पे समझते हैं तो इनिशियल पोजीशन पर कर्सर के अंदर जो पॉइंटर है, मान लो कर्सर में भी एक पॉइंटर होता है, वो जस्ट बिफोर फर्स्ट रो पॉइंट करता है, जस्ट बिफोर फर्स्ट रो। ये आपका इंटरनल पॉइंटर मान लो। ठीक है, ये आपका इंटरनल पॉइंटर है जो जस्ट बिफोर फर्स्ट रो पॉइंट करता है। ठीक है, अब जब आप कर्सर पे फैच वन जो फंक्शन है कॉल करते हैं तो कर्सर पहले ये चेक करता है कि मेरा पॉइंटर कहाँ है। अगर इनिशियली कर्सर बना ही है ताज़ा ताज़ा अभी तो डेफिनेट है कि उसका जो पॉइंटर होगा वो जस्ट बिफोर फर्स्ट रो होगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? जो नेक्स्ट रो है वो लाकर आपको दे देता है और पॉइंटर को उस रो पर ले आता है जो अभी उसने फैच करी थी। अब जब आप यहाँ पर फिर से कर्सर डॉट फैच वन करेंगे तो इस समय कर्सर का जो पॉइंटर है वो फर्स्ट रो पे आ चुका है। अब वो नेक्स्ट रो फैच करेगा और पॉइंटर को यहाँ पे ले आएगा। तो इस तरह से जितनी बार आप फैच वन फंक्शन कॉल करते हैं उतनी बार
आपका नेक्स्ट रो आता जाता है। ठीक है, तो अगर आपको सेम रो दोबारा चाहिए तो एक ही तरीका है, पॉइंटर को पीछे ले जाओ। तो कुछ डेटाबेस इस पॉइंटर को पीछे ले जाने वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं और कुछ डेटाबेस में ये पॉइंटर पीछे जाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये फैच बन कर दिया, ये फैच बन कर दिया, तो ये सबसे पहला रिकॉर्ड आ गया, ये उसके बाद वाला एक रिकॉर्ड आ गया। अब मैं चाहता हूं कि एक बार में दो रिकॉर्ड्स आए, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कर्सर डॉट फैच मैनी, और फैच मैनी के अंदर आप पास करेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये क्या करेगा, कर्सर में करंट पॉइंटर कहां पर है उसके बाद के दो रिकॉर्ड फैच करेगा, यानी कि दो आ चुके हैं, अब इसके बाद के जो दो और रिकॉर्ड होंगे उनको फैच करेगा, यानी कि दो टपल आएंगी, उन दो टपल को भी एक और टपल में रखकर दे दिया जाएगा, यानी आपको नेस्टेड टपल्स मिलेंगी एक टपल में रखकर। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक बार में सारे रिकॉर्ड फैच कर लिए जाएं, तो उसके लिए आप कर्सर का फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं, फैच ऑल। फैच ऑल क्या करता है, कर्सर का जो पॉइंटर है अभी वो जहां पर भी है, इनिशियली वो जीरो पर है, जीरो मतलब जस्ट बिफोर फर्स्ट, तो वहां पर अगर आप फैच ऑल उस पॉइंट पर कॉल करेंगे तो जितने बचे हैं अब सारे रिकॉर्ड को फैच करके ले आएगा। लेकिन अगर कर्सर का पॉइंटर बीच में किसी रो पर होता तो उस पॉइंट पर फैच ऑल का मतलब होता वहां से लेकर लास्ट तक के सारे रिकॉर्ड, ना कि पूरे रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ ऑल का मतलब ये नहीं होता कि कर्सर में जितने रिकॉर्ड है सारे लाना है, यहाँ ऑल शब्द का मतलब ये है कि कर्सर का जो पॉइंटर है बिहाइंड सीन वाला वो जहां पर भी है उसके आगे की सारी रोज है, ये रोज लाकर यहाँ पर हमें दे दो। एक और तरीका है, अगर आप कर्सर से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको रीड करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट पाइथन ने कर्सर को इटरेबल बनाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट पाइथन ने कर्सर को इटरेबल बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस केस में आपको कोई फैच फैच मैनी फैच ऑल फंक्शन जैसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में जो फॉर लूप है ये एक एक रो कर्सर में नेविगेट करता हुआ आपको लाकर दे देगा। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, पहली रो का डेटा आ गया, दूसरी रो का, तीसरी रो का। ठीक है, आप कितने कॉलम सेलेक्ट होंगे वो आपके सेलेक्ट क्वेरी पर डिपेंड करेगा। मान लो आप सिर्फ दो ही कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक नेम और एक मार्क्स, तो ध्यान रखना है आपके जो फंक्शंस होते हैं वो कर्सर से डेटा रिट्रीव करते हैं, डेटाबेस से नहीं करते हैं। तो कर्सर में जो आएगा वो सेलेक्ट क्वेरी क्या है उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो इन बातों का मैं यहाँ पर ध्यान रखूं। ठीक है, तो कर्सर वाला डेट, ये सॉरी, कर्सर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, ये सब आप आसानी से यहाँ पर चला सकते हैं। अब जो मैं एक पॉइंट आपको कह रहा था कि कुछ डेटाबेस हमारा अलाउ करते हैं कर्सर में नेविगेशन करना, करके देखते हैं क्या वो अलाउ करेगा। तो इस पॉइंट पर जब कर्सर क्रिएट हुआ है उस समय कर्सर का पॉइंटर सबसे पहले है और फैच ऑल सबको ले आएगा। लेकिन मेरे पास एक फंक्शन है जिसको हम डेटाबेस डिपेंडेंट फंक्शन मानते हैं, चेक करना होगा कि माईएसक्यूएल पर चलेगा या नहीं। कर्सर डॉट, और इसका नाम होता है आई थिंक सीक होता है, लेट मी चेक। स्क्रॉल, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने पोजीशन दे दी,
इसका मतलब है कि हम कर्सर में सेकंड रो पर आ गए। अब सेकंड रो के बाद से जितनी रो हैं वो सब फैच ऑल से आएंगी। चलो, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मान लीजिए 5, तो कर्सर सीधा 5th रो पर पॉइंट करने लगा। अब फैच ऑल का मतलब हो गया 6th रो से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं स्क्रॉल 0 कर दूं तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, देखते हैं अब आपका ब्रेन कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर ये लिख दिया, उसके बाद फिर से मैंने फैच ऑल करा, तो दोबारा जब फैच ऑल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? बताइए। सर कर्सर तो अभी लास्ट रो पे रुक गया है जब हमने फैच ऑल किया है तो। लास्ट ग्रुप आ गया, बिल्कुल सही। अब फिर से फैच ऑल करेंगे तो जहां पर अभी कर्सर का पॉइंटर है उसके आगे कितनी रोज है वो फैच करेगा। कितनी रोज है उस पॉइंट के आगे? कुछ भी नहीं है, खाली है कर्सर, है ना। तो क्या देगा उस केस में हमारा, वो उस केस में वो एम्प्टी टप्पल वापस कर देगा, कुछ है ही नहीं वहां पर। अब मुझे चाहिए फिर से सारी रो चाहिए, तो इसको उठाकर आउट ऑफ रेंज, देखो क्या एरर दिखा रहा, आउट ऑफ रेंज। चलना तो चाहिए भाई। ओके, यहाँ पर मोड इक्वल टू एब्सोल्यूट कर दो, एब्सोल्यूट उसी पॉइंट पे ले जाओ, उसी पोजीशन पे ले जाओ। ठीक है, तो ये एक होता है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब होता है कि अभी पॉइंट जहां पर कर रहा है कर्सर उससे कितना आगे कितना पीछे। ठीक है, मैंने कर दिया मान लीजिए यहाँ पे 2 और कर्सर था 3rd रो पर, तो 2 रो आगे बढ़ जाएगा, 4th 5th पर आ जाएगा। -2 कर दिया तो 2 रो ऊपर चला जाएगा, 3 पर था तो 1 पर आ जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर मोड की वैल्यू एब्सोल्यूट कर देता हूं, इसका मतलब एग्जैक्ट उसी रो पर जाना है, रिलेटिव नहीं रखना है। करंट रो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट इसी रो पर चले जाए। ठीक है, तो जब मैं मोड नहीं बताता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो रिलेटिव होता है। चलिए, तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है आज मेरे एंड पर, तो कभी भी सिस्टम शट डाउन हो सकता है। तो अभी हमारा जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला चैप्टर है ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब इसको हम प्रोजेक्ट के साथ कल इम्प्लीमेंट करेंगे। कल से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। टाइम आपका वही 10 AM जो रहता है वही रहेगा। कोई चेंज होता है तो ग्रुप में मैसेज आपको आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या बनेगा कल डिसाइड कर लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी लगभग 3 से 4 क्लासेस होंगी जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। माइट भी कि हमारा टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, हम 12 साढ़े 12 तक क्लास करें ताकि हम जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं।